हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था बैक का जून 2024 के एग्ज़ाम में यूपीबीटी में। और इसमें फ़िज़िक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट था, 2042 इसका कोड था। और इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे जो है वो आप अपने मार्क्स भी जोड़ सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप आरटीआई से कॉपी निकलवाते हैं या फिर आप जो फ्री ऑप्शन दिया गया है कॉपी चेकिंग का पोर्टल पर बीटीयूपी के, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने चाहिए। क्योंकि जो कॉपी आपने लिखी है वो कहीं ना कहीं से आप मैच तो करेंगे ही कि हाँ भाई ये होना चाहिए आंसर, और फिर हमने इतना लिखा है, इस हिसाब से हमारे इतने नंबर मिलते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो सॉल्यूशन इसका बना रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे से देखेंगे और अपना एक कॉपी पे ये क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लेंगे। हालांकि मैंने कुछ सॉल्व भी किए हैं यहाँ पे, जो थ्योरी जिनमें कम थी, लेकिन जिनमें ज़्यादा थ्योरी है वो आपको बुक से ही देखने पड़ेंगे। तो हम एक एक करके आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो डिटेल में पूरा कराते हैं आपको। देखिए, हमने पूरा ये मेहनत कर करके सॉल्व किया है और इस वजह से हम उम्मीद करेंगे कि चैनल पे अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कृपया करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपना जो कॉपी देखें तो उसको मैच कर सकें कि हाँ भाई उनके कितने नंबर आने चाहिए। तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि जानते ही हैं, किन्हीं 10 खंडों के उत्तर देने होते हैं। और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो देख लीजिएगा आप अपना क्वेश्चन पेपर जो आपने दिया था, यही वाला क्वेश्चन पेपर अगर आपने दिया है तभी आप इस वीडियो को जो है आगे देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में है, किन्हीं 5 खंडों के उत्तर दीजिए। ये 5 खंड थे। तो मैंने क्या किया है कि जब इसको सॉल्व किया है कागज़ पे, तो मैंने क्वेश्चंस भी वहाँ नोट कर लिए हैं। इसलिए बार बार हमें यहाँ पर लौट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से फिर वापस हम इधर आएंगे, क्योंकि वहाँ से जो है वो हमने फिर तीसरे का फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल था तो वो तो कर दिया है, लेकिन सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो मुझे थ्योरेटिकल है, तो वो ऐसे ही बताना पड़ेगा हल्का सा। तो उसके लिए फिर हम वापस यहाँ क्वेश्चन पेपर पे आके करेंगे। बहरहाल ये क्वेश्चन पेपर पूरा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस। वैसे ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, ताकि भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए इधर उधर न भटकें। तो अब देखिए, एक नई प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ मैं चैनल में, जिसमें कि ये क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे हमेशा के लिए, तो आगे आने वाले बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बीटीयूपी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कोड 2042, जिसको मैंने अभी बताया था आपको, और बैक पेपर जून 2024 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम ये। अब देखिए, लिखने का तरीका भी आपको जो है एग्ज़ाम में यही रहना चाहिए जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है। अब क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। ये लाइन तो खैर आप क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखोगे, ना ही ये क्वेश्चन लिखोगे। फर्स्ट की गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र लिखिए। आपको बस फर्स्ट पार्ट डाल करके ये सॉल्यूशन करना होता है। अब देखिए, गुरुत्वीय विभव इतनी फेमस चीज़ नहीं है कि जिसका कि आपको विमा याद हो। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला मालूम है, v इक्वल टू अनंत से लाने में किया गया कार्य द्रव्यमान को, तो W/m, तो वर्क यानी कि कार्य का ml² t-2 होता है, और डिवाइड बाई मास का m कट गया तो l² t-2 बचा, और m चूँकि लिखना पड़ता है तो इसलिए m0 लगा दिया, l² t-2। तो आंसर इतना लिखना था बस आपने कि गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र, और ये इस तरह से m0 l² t-2। जिसने इतना लिखा है तो इसको इस केवल इतना भी लिखा है तो भी उसको 1 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा सा बस क्वेश्चन नंबर डाल के गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र ये इतना लिख देते हैं, तो इससे ये रहता है कि एग्जामिनर को सीधे याद भी आ जाता है कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन में ये गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र पूछा था तो उसने ये लिख दिया है। अदरवाइज़ आप केवल केवल इतना लिखेंगे बस जितना कि काम की चीज़ है, तो भी आप उतने ही नंबर मिलेंगे। और अगर अब देखिए, ये चीज़ जो है लिखी जाए ना लिखी जाए, तो कई बच्चे इसे पीछे रफ पे करते हैं जा करके। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर आप इसको साथ में यहीं पे कहीं कर देते हैं, तो इससे एग्ज़ामिनर के ऊपर और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने नकल नहीं करी है, उसको मालूम था, उसने कैलकुलेट किया है और फिर आकर के उसे लिखा है यहाँ पे। तो करा इसी तरह से है, तो इस चीज़ को बजाय रफ पे दिखाने के आप वहीं साइड में इसको दिखा लें और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे करें, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो 100% पड़ेगा जा कर के। इसके बाद दूसरा पार्ट था कि पेचमापी द्वारा गोले का व्यास नापने में 2% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन की गणना में त्रुटि कितनी होगी। तो और बहुविकल्पीय प्रश्न था, तो आंसर में जो है वो वैसे तो सी पार्ट सही है 6%, तो आंसर इतना लिखना था, सी पार्ट 6%।
केवल सी पार्ट लिख सकते हैं तब भी काम चलेगा, लेकिन 6% भी आप साथ में लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और गोले के आयतन में त्रुटि ये लिखना चाहें शब्द ना लिखना चाहें आपकी मर्जी है। अब लेकिन ये ऐसे एकदम से तो आया नहीं होगा, इसके लिए आपने कैलकुलेशन करी होगी। तो वो चीज़ जो है देखिए यहाँ पे जो है हमने करके दिखाई है आपको कि ये सॉल्व कैसे किया जाएगा। और जब एग्ज़ाम में आप इतनी मेहनत कर ही रही हो सॉल्व करने के लिए, तो फिर उसको सामने साथ में दिखा क्यों नहीं सकते। उससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ हमने, ऐसा नहीं है कि किसी बगल वाले बच्चे से पूछ के और नकल मार दी है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो होता है गोले का 4/3 πr³ होता है। क्योंकि यहाँ पे व्यास के में दिया हुआ है तो r = हम d/2 कर लेते हैं। तो इससे फॉर्मूला ये जो बन जाता है वो π/6 d³ इस तरह बन जाता है। अब डायमीटर में दिया हुआ है, व्यास में दिया है, वॉल्यूम में निकालनी है त्रुटि। तो फॉर्मूला बना लेते हैं ΔV/V × 100 = π/6 तो कांस्टेंट है, इसमें त्रुटि होगी नहीं। d³ का क्या हो जाएगा 3 बाहर और ΔT/D × 100। ये आपका व्यास में 2% दिया हुआ है तो 2% यहाँ डाल दिया, तो 3 दूना 6% ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस तब जा कर के आपको पता लगा कि हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो तीसरे में पेपर में बस इतना लिख सकते हैं सी पार्ट 6% सही है, बस ये ऐसे लिख दिया, बस ख़त्म। आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। थर्ड पार्ट है, एक कण नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, कण का त्वरण है। तो अब देखिए वृत्ताकार पथ पे चलते हैं, सबको मालूम है। ये क्वेश्चन देखिए इस बार दो तरफ से पूछा गया था। ये कंसेप्ट अगर मालूम है तो 2 नंबर ले सकते थे आप इसमें। एक उसने आगे चल के पूछा है अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा, और यहाँ पर उसी का यूज़ कर रखा है कि वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो त्वरण कहाँ पर होगा, त्रिज्या के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश या शून्य। तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर जो है वो अभिकेंद्र त्वरण लगता है, और अभिकेंद्र त्वरण किधर होता है, केंद्र की ओर, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश लगता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो त्रिज्या के अनुदिश सही है। अब अगर साथ में आप डायग्राम बना देंगे तो इससे कोई ऐसा नहीं कि आपके 10-15 मिनट लगे जा रहे हैं उस काम को करने में, कि हमसे पूछा नहीं गया हम क्यों करें। ये चीज़ ये दिखाता है कि आपको नॉलेज है। ये तो नकल करा हुआ बच्चा भी लिख देगा। सी आ पार्ट लिख दिया उसने, केवल आ पार्ट ही लिख दे कोई, है ना, फर्स्ट का थर्ड डाल के आ पार्ट लिख दे तब भी नंबर 1 नंबर मिलेगा। लेकिन उससे इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नंबर यहाँ पर तो कम नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें जो है थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं, अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वही चीज़ ऊपर से वाली आ गई। जब कोई पिंड, ये डेफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए, ये डेफिनेशन आपने तैयार करी ही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि इस बार नहीं पूछा गया था। तो अब इसमें है कि जब कोई पिंड एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब डेफिनीशन तो हो गई पूरी, लेकिन अब डेफिनीशन है तो वो उसी से ये फॉर्मूला देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू बता रहा है। तो क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या फॉर्मूला है, तो वो हमने A = V² / R ये फॉर्मूला भी लिख दिया, जहाँ V कण का वेग है और R वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से 1 नंबर इसमें पूरा मिलेगा, कुछ भी नहीं कटने का, और इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। फिफ्थ पार्ट है, क्या साइकिल में छोटे ब्रेक की अपेक्षा बड़ा ब्रेक अधिक प्रभावी होता है। ये तो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि आपको समझा पाऊँ, अदरवाइज़ पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, आपको केवल केवल बस जो है ये आंसर लिखना होता है। तो देखिए इसमें घर्षण में जब टॉपिक पढ़ाते हैं हम, तो उसमें एक कंसेप्ट बताते हैं कि घर्षण पे क्षेत्रफल का प्रभाव नहीं पड़ता है। पुराना जो मेथड होता था, पुराना जो कंसेप्ट होता था, ओल्ड कंसेप्ट, उसमें ये बात समझाई नहीं जा पाती थी। तब मॉडर्न कंसेप्ट आया था जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का यूज़ किया गया, और तब उसमें ये बताया गया कि ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए आप साइकिल में छोटे ब्रेक लगाएं या बड़े ब्रेक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, अतः बड़ा ब्रेक अधिक प्रभावी नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि हो सकता है आपने ज़िंदगी में कभी सुना भी ना हो, लेकिन इसी को कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट आपने अगर पढ़ रखा है तो उसको यूटिलाइज करके इसके बारे में तुरंत सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल डेफिनेशन रट रट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस मॉडल पेपर से रट रट के अगर आप पढ़ते हैं और पास होने की सोचते हैं, तो उससे केवल वही क्वेश्चन आएंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ इधर उधर थोड़ा सा भी हट के आएगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है, एक ठोस बेलन द्रव्यमान m, त्रिज्या r, लंबाई l का जड़त्व आघूर्ण इसकी अक्ष के परितः लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण जो है, मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण आप ये समझ लीजिए
कि इसके स्लाइसेस बना दें आप तो ये डिस्क बनेगी जा करके, ठीक है ना। तो इसका जो भी द्रव्यमान है और जो भी त्रिज्या है एम और आर, उसी से बस फ़र्क पड़ता है। एल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लंबा हो चाहे जितना हो, वो मास उतना उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए एल फॉर्मूले में नहीं आता है, बस सीधे इसका हाफ एम आर स्क्वायर जो है इसकी अक्षीय परिता ये हो जाएगा। अगर एक खोखला बेलन होता, गोलीय शेल होता, कोश, गोलीय नहीं मतलब बेलनाकार कोश होता, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर हो जाता, हाफ नहीं आता, केवल एम आर स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 7th पार्ट है कि घूर्णन गति के लिए समतुल्य सूत्र लिखिए जो रेखीय गति में P = mv के समतुल्य हो। तो देखिए, अगर आप पुराने वीडियोस हमारे देखे जा करके, तो हम बताते हैं अक्सर कि जो काम को रेखीय संवेग लीनियर मोशन में करता है, तो उसी की जगह कोणीय संवेग वो जो है घूर्णन में कोणीय संवेग j काम करता है। जो काम द्रव्यमान यहाँ पे इनर्शिया का करता है, वही वहाँ पे जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और v जो वेग का काम करता है यहाँ, तो घूर्णन गति में वेग का काम कोणीय वेग करता है, ओमेगा करता है। तो सबको रिप्लेस कर दीजिए, इसकी जगह j ले आइए, मास की जगह आई ले आइए और v की जगह ओमेगा, तो j = I ओमेगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट पे है ये क्वेश्चन, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने ये भी बताया है पढ़ाते टाइम कि अगर कभी आप अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा। तो सब जानते हैं पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है, और किसी पिंड का भार डब्ल्यू क्या होता है mg। जी 0 हो गया तो इसका मतलब वेट भी 0 हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ पे यही लिखना था कि पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होगा। इतना बस लिख देंगे, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। और अगर साइड में ये दिखा देंगे या यहीं पे करके दिखा देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अतः भार 0 होगा, तो और ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इसके बाद 9th है कि प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। तो ये डेफिनेशन देखिए याद करी होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल समानुपाती विकृति इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, या ई इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। आप अगर इतना भी लिख देंगे तब भी 1 नंबर मिलना चाहिए, और अगर पूरा लिखेंगे तब भी 1 नंबर। बाकी इम्पैक्ट के लिए है कि अच्छा इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है जा करके। देखिए, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, मतलब जिसको नहीं पढ़ा होगा किसी ने, तो ये एक साइकिल में ब्रेक वाला ये पार्ट था, इसको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी किसी को, अदरवाइज़ बाकी सब पता होना चाहिए था। इसके बाद है आदर्श द्रव में धारा रेखीय प्रवाह के लिए सततता का नियम बताइए। तो सततता का सिद्धांत क्या है कि आदर्श द्रव अगर धारा रेखी नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, तो नदी के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उस बिंदु पर द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। ए वी कॉन्स्टेंट, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये अब फेमस चीज़ है, अगर ये गलत कर रहा है कोई स्टूडेंट तो फिर इसका मतलब उसने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है। फिर 11th पार्ट है कि पृष्ठ तनाव के मात्रक एवं विमा लिखिए। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला मालूम है, T = F/L। तो न्यूटन पर मीटर, इससे तो यूनिट बन गई, और विमा निकालनी तो इसी को सॉल्व कर दीजिए। MLT - 2/L, तो LL कैंसिल हो गया, तो ये ML0 T - 2 ये आंसर आ जाएगा। देखिए, हो सकता है मेरे से कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो वो ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये गलती हो गई है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो एरर नोट कर दूंगा, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो गई हो। उसके बाद 12th है समतापी प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। समतापी प्रक्रम देखिए होता क्या है, वो तो एक अलग बात है कि ताप समान रहता है उसके अंदर, लेकिन शर्तें क्या हैं। शर्तों में ये होना चाहिए, पहला कि प्रक्रम जो है वो सुचालक पदार्थ से बने पात्र में होना चाहिए, मतलब जो दीवारें हैं उसकी वो सुचालक पदार्थ की होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए। स्लो होगा तो जितनी हीट बनेगी वो सब बाहर निकल जाएगी, तो टेम्परेचर उसका जो है वो मेंटेन रह पाएगा। तो ये चीज़ जो है वो 2 शर्तें होती हैं, तो ये बताई जाती हैं डेफिनेशन के साथ। अब अगर याद होंगी तो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो फिर मुश्किल पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें से कोई 2 पार्ट करने थे आपको, कोई 2 पार्ट छोड़ने थे, 10 करने थे, 2 छोड़ने थे। तो ये एक तो समतापी प्रक्रम की शर्तें ये छोड़ सकते थे आप, और एक वो जो उधर ऊपर अभी बताया था मैंने कि साइकिल के ब्रेक, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके थोड़े से टेढ़े माने जा सकते थे, कि मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, शायद बच्चों ने ना पढ़ा हो, तो बाकी इसमें 10 में 10 आ सकते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने यहीं पे प्रश्न लिख रखे हैं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना देखना पड़े। तो पहला है सूत्र S = CT³ विस्थापन S को दर्शाता है, जहाँ T समय और C नियतांक है। नियतांक C का विमीय सूत्र लिखिए।
तो देखिए S इज इक्वल टू सी टी क्यूब, बहुत आसान क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण का क्वेश्चन था। विमाओं से ही देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ से C इक्वल टू एस अपॉन टी क्यूब हो गया। S अब C की विमा चाहिए तो S और की विमा अपॉन टी क्यूब की विमा। S की विमा L हो गई, टी क्यूब की कैपिटल टी क्यूब समय की हो गई, LT-3 हुआ। M0 अलग से लगाया तो M0 LT-3। जिसने इतना कर दिया समझ लीजिए 2 नंबर से कम नहीं मिल सकता, पूरे के पूरे 2 नंबर मिले होंगे। इस तरह से आप इसको मार्क्स को जोड़ सकते हैं, या फिर अगर RTI से कॉपी निकलवाते हैं तो उसको चेक कर सकते हैं कि या फिर पोर्टल पर अगर फ्री दिखाई जा रही कॉपी तो उसमें भी चेक कर सकते हैं कि आपको रीचेक भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो ईमानदारी से अगर आप चेक करेंगे उसे क्या लिख के आए हैं और क्या नहीं है, तो फिर आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि आपको नंबर सही मिले हैं और रीचेक भरने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट है कि अदिश गुणनफल को परिभाषित करिए और एक उदाहरण दीजिए। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, तो वो डेफिनीशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो वो तो होती है कि मतलब उनके परिमाण के गुणनफल के, है ना, और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है। डायग्राम एक बन जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा, ठीक है। और एग्जांपल में वही फेमस एग्जांपल है, कार्य बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है, बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, लेकिन जब इनका गुणा करके कार्य बनाया जाता है तो वो अदिश हो जाता है। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है कि चित्र खींचकर त्रिभुज के नियम को परिभाषित करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है ये पार्ट। तो त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के नियम, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेटमेंट ही होते हैं हमारे पास, प्रूफ होता नहीं है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये सी वेक्टर है, तो इसमें वही होता है स्टेटमेंट, ये आप बुक से देख लीजिएगा कि त्रिभुज की तीनों दो भुजाओं से क्रमागत रूप से लेने पर प्रदर्शित कर सकें अगर हम, तो तीसरे भुजा को विपरीत दिशा में लेने पर वो जो है वो परिणामी वेक्टर को प्रदर्शित करता है। इस तरह से इसका स्टेटमेंट होता है। फोर्थ है, एक वलय का उसकी ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व गुण लिखिए। तो वलय मतलब रिंग होती है, रिंग का ये इसकी ये अक्ष है इसकी, इसके अबाउट जड़त्व गुण I इक्वल टू mr² होता है। फिर व्यास के परितः जड़त्व गुण लिखिए, तो ID इक्वल टू हाफ mr²। अब ये अगर दिखाना है तो दिखा भी सकते हो कि हाँ भाई व्यास के दो व्यास ले लिए हमने और लंबवत अक्षों की प्रमेय लगा दी, तो ID प्लस ID mr², यानी कि ID इक्वल टू हाफ mr², इससे आ जाता है। तो ये दोनों ही सही लिखे हैं तो एक एक नंबर यानी कि 2 नंबर मिल जाएंगे। आधा लिख रखा है तो 1 नंबर मिल जाएगा। इसी हिसाब से ये हो जाएगा। ये 2 नंबर में है तो इसलिए आप ये चीज़ शो भी कर सकते हैं तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, करना चाहिए भी। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इस 1-2 लाइनों में ख़त्म नहीं करना चाहिए उसे, थोड़ा सा ही है। अगर मैं ये हमेशा इस बात के पक्षधर रहता हूँ कि अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2-3-4 लाइन लिखनी पड़ रही हैं, और 2-3-4 लाइन थोड़ा ना है ये पूरी, ये तो 2-2 3 अक्षर लिखे हुए हैं हर लाइन में, ठीक है ना। आप देखिए कितना कितना लिखना पड़ रहा है। इतना लिखने में हार्डली आपको आधा मिनट लगेगा। मैंने ये जो लिखा है अपने हाथ से लिखी है, ये राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन हाथ से लिखा है, तो ये जितना भी मैंने ये PDF के फॉर्म में लिखा है, इसको लिखने में मात्र 30 या 35 या 40 मिनट लगे हैं टोल मिला के। 1-2 बार बीच में डिस्टर्ब भी हुआ हूँ, तो ये 40 मिनट में ये इतना हो जाता है पेपर। बाकी आधा घंटा पौन घंटा और मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप लिखने में, और बाकी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का तो पेपर होता ही नहीं है। इसके बाद है, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -Gm1m2 डिवाइड बाई R। अब पृथ्वी की सतह पर रखा है तो यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पे रख दिया है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर से, तो कैपिटल R के बराबर हो गई। मास कैपिटल M हो गया, अब पृथ्वी का, ऑब्जेक्ट का स्मॉल m है, तो सतह के लिए R डिस्टेंस जो होगी कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लिया है। तो -G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे नीचे एलेबोरेट कर दी हैं, तो ये भी पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। सिक्स्थ है, एक ठोस और द्रव की सतह के मध्य स्पर्श कोण को परिभाषित करिए। चांदी और जल के मध्य स्पर्श कोण क्या होता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो आपकी थ्योरी में है, स्पर्श कोण की परिभाषा, और वहाँ पर ये चांदी और जल के बीच का भी जो है वो बताया जाता है। तो वैसे मैं बता दूं यहाँ पे, चांदी और जल में अगर शुद्ध जल है तो उस केस में इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। स्पर्श कोण की परिभाषा वो आप बुक से देख सकते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई अलग से ऐसा नहीं था जिसमें दिमाग लगाए। 7th पार्ट था, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक समान होगा। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है जो कि 9th क्लास से बच्चों को पता होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में इसका सीधा आंसर -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, पहले मान लेते हैं कि पाठ्यांक x है, तो F-32/9 इज इक्वल टू C/5। ये कन्वर्जन फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए।
इसमें आपने एफ़ की जगह और सी की जगह एक्स रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये एक्स इक्वल टू -40 आ जाता है। तो अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो तापमान के ऊपर पाठ्यांक जो है वो समान रहता है। अदरवाइज़ जैसे आपने सुना होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट हो जाता है। लेकिन अगर -40 का वैल्यू लें तो सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो वो भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा जा कर के। ये चीज़ है। तो यहाँ पर 7 के सातों पार्ट जो थे वो मतलब आते हुए पार्ट थे, कोई टेढ़ा-मेढ़ा नहीं था। इसमें कोई भी 5 आप कर सकते थे। जिस बच्चे ने यहाँ तक अगर पेपर कर दिया होता, तो यानी कि 10 पहले क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से 10, 20 नंबर में, और 20 नंबर में चलो 1-2 नंबर हम गलत भी मान लें तो भी 18-17 नंबर, यानी कि बच्चा जो केवल 2 क्वेश्चन करके ही पास हो सकता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, न्यूमेरिकल है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखकर सॉल्व भी कर रखा है। यह है, एक m द्रव्यमान का कण डोरी से बंधा है और r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में नियतचल v से घूम रहा है। कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विधि से निकालिए। देखिए विमाओं पे कितने सारे क्वेश्चन हैं, मतलब केवल विमा ही अगर चैप्टर किसी का ढंग से तैयार होता तो वो इसमें 6-7 नंबर ला सकता था। तो अभिकेंद्र बल माना F जो है वो m a पावर पे, r की b पावर और v की c पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो मिला के इसको कंबाइन करके फॉर्मूला बना दिया, इज इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब समांगीता के सिद्धांत से हमने डायमेंशंस रख दी दोनों तरफ, इन डायमेंशंस को यहाँ पे कंबाइन कर लिया। के की विमा होती नहीं है तो ये बाकी मिला के ही लिख लिया। फिर कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT, तो ये हमारे पास ABC की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ गई हैं। वापस उनको फिर हमने रख दिया जा करके F इक्वल टू इतना KM/-1 v², KM v²/r आ गया। अब अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला ये होता ही है, आपको मालूम ही है, तो इतना ही आना चाहिए था। अब K की वैल्यू क्या है प्रयोगों द्वारा, K कब इक्वल टू 1, तो ये F इक्वल टू mv²/r, ये इस तरह से आ जाता है फॉर्मूला। आ गया इसका फॉर्मूला, बिल्कुल कंफर्म सही है। तो देखिए कुछ लाइनें लिखने से आपको पूरे के पूरे 5 नंबर की प्राप्ति हो जाती। तो अगर न्यूमेरिकल पे आपका हाथ सही है, आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाते हैं, तो कम टाइम में तो आराम से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के लिए हम फिर ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं करे हैं, सीधे 5 का थर्ड पार्ट किया है, तो यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले हम ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट तो मैंने ये करके बता दिया आपको। अब दूसरा पार्ट में क्या है, कोणीय त्वरण को परिभाषित करिए, अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी है ना, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो परिभाषित करें, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के मध्य संबंध प्राप्त करिए। ए और अल्फ़ा यानी कि A इक्वल टू आर अल्फ़ा का डेरिवेशन है। तो ये भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि 5 नंबर लायक हो, लेकिन देखिए एक डेफिनीशन और उसके साथ मिला करके 2 नंबर लायक क्वेश्चन है, लेकिन उसे 5 नंबर मिल जाते हैं आपको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट हो। समझाइए, मोड़ पर मुड़ते हुए साइकिल सवार स्वयं को क्यों झुका लेता है। तो इसमें डायग्राम बन जाएगा कि हाँ भाई झुका हुआ है, रिएक्शन इधर है, वेट इधर है, फिर कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर देगा, वो वेट को बैलेंस कर लेगा, फिर tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ये फेमस डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें भी ये 5 नंबर में पूछा गया था। उसका चौथा का फर्स्ट पार्ट है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को परिभाषित करिए, तो ये बहुत फेमस डेफिनीशन है, ठीक है ना, कि विलगित निकाय की टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। अब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यदि द्रव्यमान 4 गुना और वेग आधा हो जाए। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, इसमें 1 नंबर का वो और 4 नंबर का ये है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यदि द्रव्यमान 4 गुना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m जो है m डैश जो है वो 4m हो जाए, और वेग आधा, तो यानी कि v डैश इज इक्वल टू v/2 हो जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए चलिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लेनी थी आपने, और फर्स्ट कंडीशन में k इक्वल टू आपका कितना हो गया, ½ mv², ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, तो m डैश इज इक्वल टू 4 गुना है यानी कि 4m, और v डैश वेलोसिटी कितनी हो गई, पहले की आधी, तो v/2 हो गई। तो हैंस k डैश यानी कि नया काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ नया मास और नया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m डैश की जगह 4m कर दीजिए, और v डैश की जगह v/2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखो v, ये नीचे 4 बनेगा और 4 इससे कट जाएगा,
तो यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आ गई जितनी पहले थी, क्योंकि इसमें 4 गुना फ़र्क है, इसमें बाई 2 है लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसलिए 4 गुना नीचे आएगा, तो 4 4 कट जाएंगे, उतने की उतनी रहेगी। तो ये शो करेंगे जब आप k डैश इज इक्वल टू के आ जाएगा तो आप नीचे लिख देंगे अतः गतिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी, यानी कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल था इसमें, ठीक है। फिर लंबवत सेकंड पार्ट है, लंबवत अक्षों की प्रमेय लिखिए और चित्र बनाकर समझाइए। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय आपने डायग्राम लिखना था, इसका डेरिवेशन हमारे पास सिलेबस में था भी नहीं, वो पूछा भी नहीं है, तो डायग्राम बना के और प्रमेय लिख देनी थी बस। और कार्य W और जड़त्वाघूर्ण I में संबंध लिखिए, लिखने को कहा है बस। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन और 2 नंबर का ये क्वेश्चन, ये इस तरह से मान सकते हैं। इसके बाद है उपग्रह की बंधन ऊर्जा को परिभाषित करिए, इसके लिए व्यंजक लिखिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये डेरिवेशन है पूरा, तो ये 1 नंबर का परिभाषा हो गई और 4 नंबर का ये जो है आपका डेरिवेशन हो गया। फेमस क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा लिखा हो। हाँ, तीनों के जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तैयार करे जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिबल और विकृति को समझाइए, परिभाषाएं लिखनी है एक एक नंबर की। प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचिए, अलग से बताया जाता है कि एक ग्राफ आता है ये, उस पर पराभव बिंदु को दर्शाइए, यह क्या प्रदर्शित करता है। तो पराभव बिंदु की आपको परिभाषा लिखनी है। फिर रेनॉल्ड संख्या से क्या समझते हैं, तो ये आपको लिखना है, फॉर्मूला है, इसका सूत्र लिखिए। क्या समझते हैं मतलब ये बताता है कि हाँ भाई इसके ऊपर जो है किस किस रेंज में जो आपका द्रव प्रवाह है वो विक्षुब्ध होगा या धारा रेखीय होगा, है ना। रेनॉल्ड संख्या द्वारा कैसे जानेंगे कि द्रव का प्रवाह धारा रेखीय या विक्षुब्ध है, तो रेंज लिख देंगे आप, वो 20 से लेकर के और इतने 1000 तक, है ना। फिर उसके बाद एक रेंज होती है जिसमें कि दोनों तरह के प्रवाह होते हैं, और फिर एक होता है उससे ऊपर हो जाए तो फिर विक्षुब्ध प्रवाह होता है। इसका थर्ड पार्ट ताप प्रवणता को परिभाषित करिए। तो ताप प्रवणता कहीं भी होती है तो वो दूरी के साथ परिवर्तन को शो करता है। तो तापांतर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, ये आपका ताप प्रवणता कहलाता है। अब ये कोई न्यूमेरिकल है, स्थायी अवस्था में 0.4 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप। तो ये हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके अलग से दिखा रखा है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हम इसको यहाँ पे करके बता रहे हैं आपको, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट है, परिभाषित कीजिए, तो वो तो कर लेंगे आप। स्थायी अवस्था में 0.4 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। छड़ की ताप प्रवणता की गणना करिए, मात्रक भी लिखिए। तो ताप प्रवणता का मात्रक तो आप शुरू में भी बता सकते हैं जब डेफिनेशन दी है आपने, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर ये होता है। और उसका न्यूमेरिकल जो है उसमें देखिए कि लंबाई जो है 0.4 मीटर है और ताप जो है 0 और 60 है, तो तापांतर आपने निकाल लिया, 0 माइनस 60 T2 माइनस T1 यानी कि -60 हो गया। अतः ताप प्रवणता डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, तो यह डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। इस तरह से ये ताप प्रवणता आ जाती है। माइनस की क्यों आ रही है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 0.4 मीटर दूर पे जाके और ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है, तो धीरे धीरे कम हो रहा होगा तभी तो 0 हो रहा है, तो वही माइनस में इसका मतलब ये है, हर 1 मीटर पे जाने पे 150 कम हो रहा है, ठीक है ना, तभी 0.4 मीटर जाने पर 60 डिग्री कम हुआ है। किसी भी चीज़ को अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप उसको टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ के इधर से उधर कैसे भी करके देखेंगे, वो आपको जो है पता लग जाएगा, सही समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व होता है। इससे आप अपने नंबर जोड़ सकते हैं कि आपके कितने आने चाहिए। अगर आपके रिज़ल्ट नहीं सही आता है तो आपको रीचेक भरने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये भी आपको पता लग जाएगा। और पोर्टल पर अगर आप कॉपी देख रहे हैं अपनी, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि आपकी कॉपी सही चेक हुई है या नहीं। अब इसके हिसाब से जितना मैंने बताया है, अगर इसमें 1-2 नंबर प्लस, देखिए मैं फिर से बता दूं आपको, कई बार बताता हूं कि जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर, उसमें नंबर देना एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, वो एग्ज़ामिनर टू एग्ज़ामिनर वेरी करता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 3 क्यों दिए, इसमें 2.5 क्यों दिए, इसमें ये क्यों दिया। तो इसलिए अगर सारा कुछ ओवरऑल मिला करके अगर आपके नंबरों में 1-2 नंबर का ही फ़र्क पड़ता है, 2-3 नंबर का, तो वो माइन्यूट है, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन अगर ब्लंडर मिस्टेक है, जैसे आप इस हिसाब से जोड़ रहे हैं, आपने कॉपी देखी और इस हिसाब से भी आपके 32-33 मिल रहे हैं और आपको 4 या 5 ही नंबर दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है भरेंगे जब आप रिवोल्यूशन, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। वीडियो हमने बनाया है, मुझे उम्मीद है आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट इस पर कर दें अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को अपने जूनियर्स को, अपने साथियों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी जानें कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर पेपर में लिखे जाने चाहिए, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।
इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।